अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन, चोंगटार इंटरनेशनल हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल। स्प्रिंग 2020 चोंगटार, ये हमारा क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस गिवन किया हो तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमें एक लंबा सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। हमें कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। क्या करो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 19। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। 31 दिसंबर 19 हमारा ईयर एंड है। पहले एक दफ़ा थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ किधर किधर जानी है, फिर हम उसको क्वेश्चन को किस तरीके से उठाना है, ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन को, वो देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर देखें तो हमारे पास बर्न्स वार्ड आ रहा है, CWIP, कैफेटेरिया सेल्स है, कैश एंड बैंक है, डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड, डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है। एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वाक एंड डायबिटीज डेज है, फी फॉर पेशेंट्स है, जनरल डोनेशन है, जनरल फंड है, इन्वेंट्री कैफेटेरिया। इन्वेंट्री दो तीन किस्म की आ रही है, एक कैफेटेरिया की है, एक मेडिसिन की है, एक हॉस्पिटल सप्लाईज की है। मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, अदर फिक्स एसेट्स हैं। एक मेडिकल इक्विपमेंट आ गया, एक अदर फिक्स एसेट्स आ गए। मिसलिनियस एक्सपेंसेस फिर पेएबल आ जाता है। परचेजेस आपकी उसी तरीके से दे दी गई हैं, कैफेटेरिया की है, मेडिसिन की हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज की हैं। रिसीवेबल पैनल कॉरपोरेट्स, ओके, रेंट है, स्पॉन्सरशिप फॉर वर्क ऑन डायबिटीज डेज है, सैलरीज एडमिन स्टाफ, सैलरी डॉक्टर एंड नर्सेज स्टाफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यूटिलिटीज है। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक काम और भी हो सकता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट दरमियान में उठा के दे दें और कहे कि जनाब डिफरेंस भी आ रहा है, या आपको डेबिट एंड क्रेडिट आपस में बराबर ना दे, बराबर ना हो, तो जो डिफरेंस होगा सस्पेंस अकाउंट होगा। और फिर नीचे कोई एडजस्टमेंट्स हो जिसका बताया उसने कि जनाब सस्पेंस अकाउंट है और ये डील नहीं हो रहा, तो करेक्शन ऑफ एरर भी दरमियान में वो पुट इन कर सकता है। किसी भी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन के अंदर आराम से करेक्शन ऑफ एरर पुट इन किया जा सकता है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो दो टॉपिक्स आराम से जम हो सकते हैं आपके। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री। आपको फिजिकल इन्वेंट्री का बता दिया है। मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 26.1 मिलियन और 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड। इतनी मेडिसिन जो हैं वो एक्सपायर हो गई हैं। Medicines are only used to treat admitted patients and are not sold separately. Replacement cost of goods inventory this है। अब हमें पता है कि अगर मेडिसिन सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जैसे यहां पर अब नजर आ रहा है, तो हमें इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV प्रेजेंट नहीं करना होता, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना होता है। तो यहां पर इसकी वजह से ये वाली टॉपिक के अंदर ये वाली बात आ रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इन दोनों में से हम लोअर फाइंड करेंगे, फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक के मुताबिक लिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या। ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री, अगली चीज है कैफेटेरिया इन्वेंट्री। could not be taken place, goods are sold in cafeteria at gross margin of 25% on sales, okay। rent outstanding at year end इतना है, कोई मसला नहीं। 15% सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। अच्छा, सैलरीज और रेंट के अंदर उसने बाइफर्केशन दे दी है कि कैफेटेरिया से रिलेटेड सैलरीज इतनी है और 10% रेंट इतना है।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इतने वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू दी पेशेंट्स, फ्री ऑफ चार्ज दे दिए तो अब क्या किया जाए, खर्चे तो पहले से ही आगे होंगे। वॉक ऑन डायबिटीज़ डेज वर ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 19, इसमें एक हमने ही ऑर्गेनाइज किया है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं किया। इसका मतलब है इसके एक्सपेंसेस हमें एक्सपेंसेस में लिखने होंगे और इसकी इनकम में लिखनी होगी। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इवेंट अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट ईयर एंड, कर देंगे जी हम। मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8, मेडिकल इक्विपमेंट की कहानी आ गई। वर रिसीव्ड एज डोनेशन ऑन 1 जनवरी 19, दीज हैव बीन ब्रॉट इनटू यूज बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लिखे ही नहीं है मेडिकल इक्विपमेंट्स। आए, यूज भी शुरू हो गए, हमने ऑपरेशन भी करना शुरू कर दिया उससे, लेकिन लिखे नहीं गए। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 15% पर एनम, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर 15% पर एनम चार्ज की जाती है, लेकिन ऊपर अगर हम जाएं तो हमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कहीं पे भी नजर नहीं आता। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाली है। चलें, ये तो क्या क्वेश्चन रीड हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं और ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका कार क्या है और इजीली मैक्सिमम मार्क्स जल्दी जल्दी कैसे निकालने हैं। तो इसका तरीका कार ये है, हमने लेजर शेजर्स कोई ओपन नहीं करने, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्या कर देनी है, सारी चीजें इंपोर्टेंट कर देनी, और ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चीजें इंपोर्टेंट कर देनी है। जहां पर जरा डिटेल में कोई काम होगा उसके बैलेंसेस को उठाकर लेकर आएंगे। मसलन कोई डिस्पोजल दी होती है तो उसको हम टी अकाउंट में उठाकर ले जाएंगे। कोई और टेक्निकल है, आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट दे दिया तो उसको उठाकर हम बना लेंगे कि यार ये तो बनाए बगैर इसमें से चीज निकलनी नहीं है। समझाओ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट बनाएंगे किसका, कंपनी का नाम लिखा, चोंग टार इंटरनेशनल, हॉस्पिटल, ये मैंने एक दफा लिखा और CIH करके मैंने कहानी खत्म कर दी। चोंग टार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टॉप पर मैं लिख दूंगा इनकम्स और यहां पर मैं लिख दूंगा एक्सपेंडिचर्स। जोन जोन से आएंगे वो लिखते चले जाएंगे हम। ये हमारा आ गया फाइनल कॉलम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे, उसका भी फाइनल कॉलम बना देते हैं। अब मैंने यहां पर CIH लिख दिया, अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया कि ये CIH किसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 19 और ये है फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर ट्रायल बैलेंस की पुटिंग करनी है। इधर आ जाएंगे एसेट्स, यहां पर आप जाके लिखेंगे फंड एंड लायबिलिटीज। बेटा ऐसी चला देना एक, फंड एंड लायबिलिटीज। यहां पे फंड आ जाएंगे, लायबिलिटीज आ जाएंगी, जो जो सी चीजें आती जाएंगी वो लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब आपने करना है ट्रायल बैलेंस पकड़ना है और लिखते चले जाना है, सोचना है कौन कौन सी चीज किधर किधर जानी चाहिए। बर्न्सवार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उठाकर ले जाते हैं। 55.3 एसेट्स में नॉन करंट एसेट CWIP बर्न्सवार्ड। मैं कोई भी चीज फाइनल कॉलम में नहीं लिखूंगा,
सारी चीज़ें क्या करूँगा मैं, इनर वर्किंग में लिखूँगा 55.2 55.3 सॉरी 55.3 रुपीज़ मिलियन में काम है, टॉप पर हम भी लिख देंगे रुपीज़ मिलियन, रुपीज़ मिलियन। और साथ साथ काइंडली आपने पेपर में बैठे हुए क्या करते चले जाना है, टिक लगाते चले जाना है। एक चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, वो क्या, गलत जगह पे लिखा जाएगा तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गलत जगह पे लिखा जाएगा, बाद में एडजस्टमेंट पढ़कर समझ लगेगी, उस जगह से काट देंगे, नई जगह पे ले जाएंगे। ठीक, तो इस चीज़ की टेंशन लिए बगैर क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को पुट इन कर देना है। आपका 80-90% ट्रायल बैलेंस सही जगह पे पुट इन हो जाएगा, 10-20% हो सकता है कोई गलती हो जाए, उस 10-20% की जो भी गलती होगी उसको ऐसे ठीक कर देंगे हम इंशाल्लाह, चुटकी बजाएंगे ऐसे करके ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, कैफेटेरिया सेल्स। अब एक कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया का आपको नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहां पर नीचे भी देखें तो कैफेटेरिया से रिलेटेड सैलरीज की भी बात की जा रही है, रेंट की भी बात की जा रही है। तो हम कैफेटेरिया की कहानी को अलहदा से डील करेंगे, उसका ट्रेडिंग अकाउंट अलहदा से बनाएंगे। हाँ, यहां पर इनकम लिख देंगे नेट प्रॉफिट कैफेटेरिया। कहां से आएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। उसका आप छोटा सा एक वर्किंग बनाएंगे और उसमें लिख देंगे कैफेटेरिया का ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स जो भी दी हुई हमें वो हम लिख देंगे, कितनी है 24.4। वंस अगेन ये इसका फाइनल कॉलम मैंने बनाया है, कोई नहीं पता इसमें कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, इतनी चीजें नीचे वाली सारी चीजें याद नहीं रहनी है। तो 24.4 को मैं वंस अगेन इनर कॉलम में लिख लेता हूं 24.4। देयर आर चांसेस कि जी कुछ मजीद सेल्स रिकॉर्ड ना हुई हो तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस 8.4 कहां पे आना चाहिए, एसेट्स में। यहां पे करंट एसेट्स आएंगे एंड पर, कैश एंड बैंक इकट्ठा दिया हुआ है 8.4। मैं भी क्या करूंगा 8.4 से लिख दूंगा। बेटा मोबाइल छोड़ दें काइंडली। डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। बर्न्स वार्ड बिल्डिंग है, डेप्रीशिएबल एसेट है, और डेप्रीशिएबल एसेट से रिलेटेड जो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन होती है वो डेफर्ड लायबिलिटी में लिखी जाती है। जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रीशिएट होती है वैसे वैसे हम उस डोनेशन को, उस कंट्रीब्यूशन को भी क्या करते हैं, निकाल कर लेकर जाते रहते हैं। तो फंड एंड लायबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी में मैं कहूंगा डेफर्ड लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन बर्न्स वार्ड कितनी है जी 75.1। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वाक इन डायबिटीज डेज। एक्सपेंसेस हुए हैं वाक ऑन डायबिटीज डेज के 2.6 आपने किया, आप यहां पर लिख दें वाक ऑन डायबिटीज एक्सपेंसेस कितने जी 2.6। 2.6 फी फॉर फ्रॉम पेशेंट्स 125 की फी फ्रॉम पेशेंट आ गई। तो फी फ्रॉम पेशेंट का आपकी क्या है, इनकम है, फी ऑफ पेशेंट्स 125। देन जनरल डोनेशन आई है 82.6। जनरल डोनेशन आपकी सीधी सीधी किधर आ जाएगी,
यहां पर फॉल कर जाएगी। हाँ, नॉर्मली जो जनरल डोनेशन जो भी पैसे आए होते हैं वो चाचा असलम वाले होते हैं, कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, और कोई उसका रिसीवेबल, पेबल, ओपनिंग, क्लोजिंग सारा काम करना हो, आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट पूरा बनाना हो तो वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। फी फॉर पेशेंट्स जनरल डोनेशन 82.6, जनरल डोनेशन तो आप यहां पर 82.6 ये भी लिख देंगे। नेक्स्ट जनरल फंड 195.6, तो जनरल फंड आपका यहां पर आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड फंड, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, मैं प्रोफेशनल नाम ही लिख लेता हूं, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। इसके अंदर सरप्लस ने ऐड अप हो जाना होता है। जनरल डोनेशन, जनरल फंड 195.6, बेटा ये भी सारा वहां तक नजर आ रहा है ना बच्चों को। 195.6, 195.6 किधर गया? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड 195.6। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री कैफेटेरिया। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में भी इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रायल बैलेंस के बाद भी इन्वेंट्री दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में परचेजेस दी हुई हैं, तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में परचेजेस दी हों ओहो यस, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में परचेजेस नज़र आ रही हो, ओपनिंग स्टॉक नज़र आ रहा हो, तो ये पीरियोडिक सिस्टम को ज़ाहिर करता है। और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज पास करनी होती हैं, जो कि हैं आपकी शायद सारे पेजेस नहीं आए, ले आते हैं, दूसरे पेजेस आ गए। एक मिनट बेटा, स्टॉप करना ज़रा। जी बच्चों, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक नजर आए तो ये कौन सा सिस्टम होगा? पीरियोडिक सिस्टम होगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक नजर आ जाए तो ये परपेचुअल सिस्टम होगा। दोनों का तरीकाकार फर्क होता है। अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम होगा तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? Increase in accrued expenses, advance paid, advances to sale at the time of sale, closing stock। ये आपकी आ गई बच्चों एंट्री पीरियोडिक सिस्टम की। स्टॉक डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डिपेंड करता है कौन सी चीज की है। नॉर्मल लॉस की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेबिट, इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री होती है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। तो ये वाली हमारी मेजरली एक एडजस्टमेंट होनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जैसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। तो इसी तरीके से कोई और चीज़ मेडिसिन वगैरह वो भी आपको कंज्यूम्ड या यूज्ड वाली लेनी होती हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आएगा, परचेज रिटर्न भी लेस हो जाएंगी। तो ये कंज्यूम्ड वाली अमाउंट आपकी कहां पर जाना है? एक्सपेंडिचर में जानी है। तो अगर मेडिसिन यूज हुई हैं तो उसका तरीकाकार भी यही होगा। हमारे पास अब इन्वेंट्री आ रही थी, एक तो कैफेटेरिया की है, तो कैफेटेरिया की तो इन्वेंट्री चुप करके कैफेटेरिया में ले जाए ना। सेल्स हुई है लेस इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस इसकी परचेजेस माइनस इसका क्लोजिंग स्टॉक।
ये आप लिखेंगे और चीज़ों को पुट इन कर देंगे। इन्वेंट्री कैफेटेरिया 4.7, बस जो जो सी चीज़ आती जाती है वो लिखते चले जाते हैं 4.7। नेक्स्ट इन्वेंट्री मेडिसिन्स। अब मेडिसिन्स यूज हुई हैं, ये मेडिसिन्स आपका एक्सपेंस होगा। आप यहां पर लिखेंगे मेडिसिन का एक्सपेंस, यहां पर ऐसे बना लें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कौन सी चीज वैल्यू आ जाएगी? मेडिसिन्स यूज्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मेडिसिन यूज्ड ही मैं लिख देता हूं, मेडिसिन यूज्ड। इसी तरह से हॉस्पिटल सप्लाईज भी यूज्ड वाली लेंगे आप, मेडिसिन यूज्ड, हॉस्पिटल की सप्लाइज्ड यूज्ड। ये दो वर्किंग करनी पड़ेंगी, आप फेस के ऊपर कर दें, इसी तरीके से वर्किंग में लेकर जाओ और कर दो, बात एक ही है। बेहतरीन तरीका कार है कि फेस के ऊपर ही कर दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि जितना खलारा डालोगे ना क्वेश्चन में, वो बिखरा पड़ा है, ये लेजर्स पे लेजर्स जा रहे हैं, उतना समेटना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो फेस के ऊपर ही सारा काम जब हो सकता है तो फिर क्यों जाएं उधर, और वर्किंग्स पे वर्किंग्स ओपन करें। ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री मेडिसिन्स 19.4 ओपनिंग स्टॉक, तरतीब से मेडिसिन्स का 19.4 ओपनिंग स्टॉक बस लिख दिया, तरतीब से चलते चले जाएंगे हम। इन्वेंट्री हॉस्पिटल सप्लाईज 8.5 सो सिंपल। ट्रायल बैलेंस वालों की कोई डबल एंट्री नहीं होनी है। नेक्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट, ये आपके पास कॉस्ट आ गई, ये उसकी क्रेडिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई 185.4 एंड 64.2। चुप करके क्या करना है, यहां पर बस आना है और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे। मेडिकल इक्विपमेंट, अगर जरूरत पड़ेगी नहीं, जिसका कोई डिस्पोजल नजर आ जाएगी, तो फिर इसकी कॉस्ट उठाएंगे, टी काउंट में फेंक देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उठाएंगे, टी काउंट में फेंक देंगे, इन दोनों को काट देंगे यहां से। कॉस्ट है 185.4। अब आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। 64.2 ज्यादा तकलीफ होती है तो ऐसे लिख दो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8.5, बस एक्सपेंसेस हैं, यहां पे आओ लिख दो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने 8.5 हैं। सप्लाईज भी 8.5 थी। ओह डॉज दिया, एग्जामिनर ने क्या किया, डॉज दिया, इधर भी 8.5 इधर भी 8.5, लेकिन हम तो डॉज खाने वाले नहीं है, उसने दिया, हम यहां पे लिख देंगे 8.5। कोई भी चीज फाइनल अभी नहीं लेकर आनी, सारी वर्किंग्स करनी। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 8.5। अदर फिक्स एसेट कॉस्ट 110 और 54.7, 110 माइनस 54.7। अदर फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 110 माइनस 54.7 जो दिया हुआ है। 110.7 है, 54.7, 110.7 एंड 54.7। अच्छा जी, पेएबल्स 38.9, लायबिलिटीज में आ जाएंगे। पेएबल्स करंट लायबिलिटीज, एक तो डेफर्ड लायबिलिटी की भी चीज आ जाएगी, यहां पर हम पेएबल्स लिख देते हैं। पेएबल्स आ रहे थे बेटा 38.9। जब आप ये वाला काम करेंगे ना तो 4-5 मार्क्स तो जस्ट प्लेसमेंट के होते हैं, सही जगह पे जस्ट प्लेस कर दिया। अच्छा जी, अदर फिक्स एसेट पेएबल्स, परचेजेस आ गई, मुझे लग गई जनाब। कैफेटेरिया की परचेजेस 16.4 इधर ले जाएंगे, 16.4 इसकी परचेजेस कैफेटेरिया 16.4। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे
और कहेंगे परचेजेस मेडिसिन की हैं 60.5, मेडिसिन की परचेज प्लस 60.5। नेक्स्ट परचेजेस हॉस्पिटल सप्लाईज 18.7। डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। तो एंट्री क्या होती है जी? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो ये क्रेडिट हो रहा है, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। अच्छा जी, परचेजेस हॉस्पिटल सप्लाईज भी होगी। रिसीवेबल पैनल कॉर्पोरेट 31.4, रिसीवेबल यहां कहीं पे आप लिख देंगे। पैनल कॉर्पोरेट कितना है जी? पैनल कॉर्पोरेट्स का 31.4। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंस 19.6, रेंट एक्सपेंस 19.6। देन स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डेज 2.2 की इनकम आ गई, स्पॉन्सरशिप आ गई 2.2, डोनेशन आ गई। तो स्पॉन्सरशिप वॉक ऑन डायबिटीज डेज की स्पॉन्सरशिप एक जमाना था जब हम कहते थे कि यार एक ही तरह का काम होना तो उसे नेट ऑफ कर देना चाहिए। हो सकता है जब ये ओरिजिनल 2020 में पेपर आया था तब भी ओरिजिनल आंसर में क्या हो, नेट ऑफ हो। लेकिन अब ASNPO के आने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब हम अप्लाई कर रहे होंगे और ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये अच्छा अप्लाई करेगा, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें अलग अलग से प्रेजेंट करना है, एक्सपेंस को और इनकम को सेपरेटली ग्रॉस बेसिस के ऊपर। स्टैंडर्ड कहता है ग्रॉस बेसिस के ऊपर करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 24। अब मैं टेंशन नहीं ले रहा कि यार कैफेटेरिया की कितनी थी, ये क्या थी, वो क्या थी, मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसे एडजस्टमेंट, तो क्या करूंगा, गलती करूंगा ना, यहां पर लिखूंगा, आने दो, कोई टेंशन नहीं। सैलरीज कितनी 24, गो के मुझे पता है 24, गो के मुझे पता है इसमें से कैफेटेरिया को जाना है, मैं अभी वो ले जाकर दिखाऊंगा और कैसे लेकर जाना है और आसानी से लेकर जाना है। गलती हो गई है फिर भी कैसे डील करना है, कोई टेंशन नहीं होती, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसकी डबल एंट्री पास करेंगे, सारा कुछ सीधा। सैलरीज डॉक्टर एंड नर्सेस स्टाफ, सैलरीज एडमिन स्टाफ, सैलरी डॉक्टर्स एंड नर्सेस स्टाफ 38.2 सैलरीज डॉक्टर 38.2, ये एडमिन स्टाफ का था, और लिखना तो एडमिन लिख लें, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। 38.2 ये भी हो गया जी। अब थोड़ा सा इसको ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हम यहां तक पहुंच चुके हुए हैं जी, यहां तक हमने तरतीब से काम किया, कोई एक भी चीज मिस नहीं की है। क्रेडिट वाली चीजें इनकम में, एक्सपेंसेस वाली चीजें एक्सपेंसेस में, परचेजेस को वो हमने फॉर्मूला लिख दिया वहां पे, उसके अंदर कहानी खत्म। सैलरीज डॉक्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 38.2 एसेट्स में आ जाएगी, करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
38 की। देन यूटिलिटीज 12.4, यूटिलिटीज 12.4, अब आपने काम एक कर दिया, पहला ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर दिया। पहला स्टेप है ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करना। रेलेवेंट प्लेसेस पर जस्ट आपने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन को डील करने का तरीकाकार। चाहे कोई भी बिजनेस हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तरीकाकार यही है। नंबर 1 स्टेप, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग एट रेलेवेंट प्लेसेस। नंबर 2, डबल एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट्स। यहां पे रूल याद रखना है आपने, डेबिट नेचर में डेबिट एंट्री ऐड होती है, क्रेडिट एंट्री लेस होती है। क्रेडिट नेचर में क्रेडिट एंट्री ऐड होती है, डेबिट लेस होती है। बस इतना सा काम याद रखना है। अगली चीज, ट्रायल बैलेंस पोस्ट करने के बाद हमेशा काम आसान वाला पहले करें। इनमें से एक एक आसान एडजस्टमेंट करते चले गए तो समझें कि आपके मार्क्स स्ट्रॉन्ग होते चले गए। अब मैं सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ब्लू से करूंगा, बाकी की ये वाली एडजस्टमेंट वाली एंट्री हो सकता है लिख दूं, और एंट्री जो लिखूंगा वो क्या करूंगा, वो लिख दूंगा ब्लैक से, लेकिन उसकी पोस्टिंग कर दूंगा। 3 नंबर एडजस्टमेंट देखें तो सबसे छोटी एडजस्टमेंट नजर आती है। अक्सर छोटी एडजस्टमेंट आसान भी होती है। कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज 1.4 मिलियन। रेंट था 1.4 मिलियन था आउटस्टैंडिंग। कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट। सो सिंपल, कोई भी एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या जी, एडजस्टमेंट 3। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं। जस्ट पोस्टिंग करनी है ज़हन में ही। पहले मैं पोस्टिंग करता हूं, बाद में लिख देता हूं ये चीज। रेंट एक्सपेंस डेबिट, सारा सानू ही तो सिखाओ ना कैसे करना है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, इसकी नेचर क्या है, डेबिट। डेबिट में डेबिट ऐड होता है। 1.4 ही था, यस। डेबिट में डेबिट ऐड, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, रेंट पेबल। ये पेबल्स कौन से थे, 38.9 थे। ये जाकर देखें क्या मैं इसी के अंदर एडअप कर सकता हूं, क्योंकि सादा सा पेबल्स कहानी लिखी हुई है उसने। अगर खाली पेबल्स की कहानी है मैं इसमें ही एडअप कर सकता हूं। पेबल 38.9 और कुछ नहीं है, तो चुप करके हम उसी पेबल के अंदर क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। एक और कंट्रोल, एक कंट्रोल यहां पर है। जब ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो अब वहां पे हमने प्लस प्लस कर दिया है। जब जर्नल एंट्री में एक हेड हो, हेड्स, जर्नल एंट्री हेड, एक डेबिट का हो एक क्रेडिट का हो, एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, एक डेबिट एक क्रेडिट, नेचर वाला हो हेड हो। जैसे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। तो या तो दोनों जगहों पे प्लस होगा, प्लस डेबिट वाला भी प्लस, क्रेडिट वाले में भी प्लस होगा। जैसे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो दोनों जगहों पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया। या फिर दोनों माइनस हो सकते हैं, बोथ माइनस हो सकते हैं। लाइक एंट्री, आपने एंट्री चेक लिख दिया था, दे दिया था, आपने एंट्री पास नहीं की, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट।
पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये होने की वजह से पेएबल की नेचर क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस होता है, तो ये लेस हो जाएगा। और बैंक की नेचर क्या होती है, डेबिट। डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है, तो ये लेस हो जाएगा। तो या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर जो जनरल एंट्री है उसका एक हेड डेबिट एक हेड क्रेडिट नेचर का है, एक हेड डेबिट एक क्रेडिट नेचर का है, और अगर दोनों डेबिट हैं, बोथ डेबिट, जनरल एंट्री के दोनों हेड डेबिट हैं या दोनों क्रेडिट हैं, तो एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस, प्लस माइनस का नहीं चलेगी। रीजन और एग्जाम्पल, प्लस माइनस, दोनों क्रेडिट हैं या दोनों डेबिट हैं। मसलन आपकी एंट्री होती है डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। दोनों नेचर क्या हैं, क्रेडिट की हैं, तो डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट होने से क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, और ये क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस जगह पे करते हुए इसकी मिसाल डेबिट और डेबिट, आपकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंसेस में गलती से ज्यादा लिखा गया हुआ है, तो जब दोनों डेबिट नेचर के ऊपर हैं, प्रीपेमेंट भी और एक्सपेंसेस भी, तो फिर क्या होगा, प्रीपेमेंट लेस डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस क्रेडिट होने की वजह से माइनस हो जाएंगे। तो ये वाले रूल्स क्या करें, याद रख लें काइंडली। मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक डेबिट था एक क्रेडिट था, दोनों जगहों पे क्या हो गए, प्लस हो गए। मैं अब लिख देता हूं एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट 1.4 से, ये वाली एंट्री हमने जुबानी पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो सा एडजस्टमेंट कर लें उसे काट दें। हॉस्पिटल सप्लाईज 48.6 वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू दी पेशेंट। ठीक है जनाब, हॉस्पिटल सप्लाईज जो थी वो फ्री ऑफ चार्ज पे दे रहे हैं, तो यहां पर खर्चा आ रहा है ना, खुद ब खुद आ जाएगा कि कितना परचेजेस की, कितना क्या किया क्या नहीं किया। परचेजेस कम नहीं आ रही, इधर 48.6 मिलियन है और हॉस्पिटल सप्लाईज की परचेजेस 18.7 हैं, ओपनिंग 8.5 है। बस एवं खाम खामी ड्रामा ही किया गया, 48.4 फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं, यहाँ पे तो यूज़ ही कम हुई है। कोई और चीज़ बनती नहीं है, जब आपने फ्री दे दी है तो वो खर्चे में खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि वो वाला खर्चा हॉस्पिटल सप्लाईज का किसी और चीज़ में डाल दिया हो, मसलन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज़, वाइकोन, डायबिटीज़, मेडिकल मेडिसिन यूज़, इसमें आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा। कुछ मेडिसिन भी होंगी जो यूज़ की गई हैं। हॉस्पिटल फैसिलिटी है, सॉरी सप्लाईज भी नहीं है, फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ के अंदर मेडिसिन भी आ जाएगी, सप्लाईज भी आ जाएंगी। आपका जो आए और बेड के ऊपर आकर लेटे तो बेड का किराया भी है, वो भी फ्री में। वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेते हैं, बेड का किराया भी लेते हैं। फिर आपकी जो एमरजेंसी है वो भी चार्ज होती है, तो वो भी फ्री में दे दी। तो जो उनसी चीज़ जो खर्चे हो रहे हैं वो तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, कितने मेडिसिन यूज़ हो गई होंगी, इतनी सप्लाईज यूज़ हो गई होंगी। तो ये क्या है, एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी कोई एंट्री पास नहीं हो सकती है, कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, नो एंट्री, वहां पे लिख देता हूं, इकट्ठी एंट्रीज हो जाएंगी। एडजस्टमेंट 5, नो जर्नल एंट्री।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, Walk on Diabetes Days was organized in December 19. Expenses relating to the event amounting to rupees 1.2 million were outstanding and unrecorded at year end. और दिए ही नहीं है 1.2 के, तो इसका भी वही वाली एंट्री, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 1.2 से, सो सिंपल। एडजस्टमेंट 6, वॉक ऑन डायबिटीज एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट 1.2। अब चूंकि पेबल इकट्ठे हैं मैं लिख दूंगा वंस अगेन 1.2 डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड, पेबल क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, एक डेबिट एक क्रेडिट, या तो दोनों जगहों पे प्लस होगा या दोनों जगहों पे माइनस होगा। ये कंट्रोल है बस। वैसे डेबिट एंड डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस वाली कहानी हो सकती है आराम से। 3 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, ये सारी की सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ये वाली देख लेते हैं। 15% सैलरीज और 10% रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। अब अगर मैं ये वाली चीज पहले कर देता तो मेरा रेंट पूरा ना हुआ होता। गड़बड़ हो जानी थी, लिहाजा टेंशन नहीं लेते होते, वो गड़बड़ हो जाती तो मसला हो जाना था। अब किससे रिलेट करता है? कैफेटेरिया से। यहां से निकाल देंगे, कैफेटेरिया में लिख देंगे, किस बात की टेंशन। तो एंट्री बना देंगे हम कैफेटेरिया एक्सपेंस डेबिट और हमारा कौन सा एक्सपेंस है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस क्रेडिट। ये एक रफ सी एंट्री हो जाएगी कि एक जगह से निकाल दो दूसरी जगह पर ले जाओ। सबसे पहले तो टोटल लगाते हैं इसका। टोटल कितना हो गया जी? 20 जमा 1 21 हो गया। 19.6 जमा 4 20 और 1 21। 21 का कितने परसेंट रेंट है ना, 21 किया रेंट। 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। यहां से निकाल देंगे 10%, कितना बना 2.1। यहां पर लिख देंगे रेंट एक्सपेंस 2.1। अब देखिएगा यहां पर प्लस हुआ है, यहां पर माइनस हुआ है। रीजन, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, दोनों डेबिट है, तो एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस। अच्छा जी, ये भी एडजस्टमेंट हो गई। 10% की निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। 15% सैलरीज। सैलरीज बेटा, सैलरी का 15% निकालना, 24 का 15%, 24 का 15%। वेयर इज योर कैलकुलेटर? कोई हाल नहीं, इधर नहीं है, आप लेकर गए हैं यार, ना करो ना ऐसे। हैं किधर है? तो लेकर जाना बेटा, कैलकुलेट करो, पकड़ो। चौबीस का 15%, 3.6। 24 का 15% आ गया 3.6। तो यहां से आप माइनस कर देंगे 3.6 और यहां पर ले जाकर लिख देंगे सैलरी 3.6। ये इधर प्लस हो गया एक्सपेंस और इधर माइनस हो गया। 24 में से 3.6 निकाल दिया, 87 से मिट गया। ले जी, आपकी ये वाली एडजस्टमेंट भी मुकम्मल हो गई। 4 नंबर एडजस्टमेंट इतना आसान है। पहले क्या करते हैं, आसान एडजस्टमेंट करते हैं। अब आप देखें 1 2 7 8 रह गई। डेप्रीसिएशन इज चार्ज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 15% पर एनम। ठीक, उससे पहले मेडिकल इक्विपमेंट की कहानी है।
मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8 वर रिसीव्ड एज अ डोनेशन ऑन 1 जनवरी 19। मेडिकल इक्विपमेंट डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट हो तो इसको डेफर्ड लायबिलिटी में फेंका जाता है और उसको ऐसा ऐसा करके क्या किया जाता है, डेप्रिशिएट किया जाता है। आपको रूल समरी रूल्स, यस, रूल्स की समरी। कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिले रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, तो कैश मिला है तो कैश कर दो, अगर एसेट मिला है तो एसेट कर दो। डेप्रिशिएबल एसेट डायरेक्टली मिल गया है तो कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट होता है डेप्रिशिएबल एसेट। एक तो ये वाली एंट्री हमने देख ली। और अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है फिक्स एसेट की या CWIP में मिली तो भी डेफर्ड लायबिलिटी होगी क्रेडिट। आपका PPE मिल गई तो PPE डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपको मिली और आपने क्या किया, PPE डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ले जी, मेडिकल इक्विपमेंट 7 नंबर एडजस्टमेंट, 7 नंबर एडजस्टमेंट यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, इसके पास भी और उधर जाके भी लिख देता हूँ। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी आपकी PPE डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट एक चीज़, फिर डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट दूसरी एंट्री। अब ये वाली एंट्रीज हम बना देते हैं। 36.8 से ये वाली एंट्री होगी और ये एक एडिशन आ जाएगी और 36.8 के ऊपर ही डेफर्ड लायबिलिटी बन जाएगी और वो होगी डेप्रिसिएशन 15% चार्ज होती है, तो 36.8 का 15%। ये बनेगा 5.52। ये दो एंट्रीज आपकी हो जाएंगी और PPE डेफिनेटली उसकी भी डेप्रिसिएशन इस साल की 5.52 ही होगी। तो एंट्री PPE डेबिट, PPE मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 36.8 और फिर बाद में डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट 5.52। ये दो एंट्रीज। हाँ, इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री भी अलहदा से अगर इसकी ही सिर्फ देखा जाए कि जो मेडिकल इक्विपमेंट आया है इसकी डेप्रिसिएशन डेबिट और PPE मेडिकल इक्विपमेंट क्रेडिट करें तो वो भी 5.52 ही निकल आएगी। हाँ, हमने तो बाकियों का भी करना है तो इकट्ठी भी की जा सकती है। डेप्रिसिएशन बाद में सबसे एंड पे किया करें एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की, बाकी सब हो जाए तो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की और एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सबसे एंड पर होनी चाहिए। हाँ, उसकी एडिशन करते जाएं। PPE डेबिट, तो मैं भी PPE डेबिट कर रहा हूँ यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट 36.8 डेबिट में डेबिट ऐड। अब अगर आपको परेशानी है तो इसका बेशक टी अकाउंट बनाते रहो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। डेबिट में डेबिट ऐड मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी मेडिकल इक्विपमेंट, ये बंस वार्ड के साथ नहीं ऐड कर देना। डेफर्ड लायबिलिटी मेडिकल इक्विपमेंट 36.8। अब ये जो एडिशन की है इसको अलहदा से ही डील कर जाते हैं यार, इस एडिशन को हम टोटली डील कर जाते हैं, बाकी की डेप्रिसिएशन अलहदा बना देंगे। तो डेप्रिसिएशन मेडिकल इक्विपमेंट हमने निकाल ली हुई है 15% 5.52। डेप्रिसिएशन डेबिट 5.52 निकाली थी, यस 5.52 डेप्रिसिएशन डेबिट
और यही वाले इसका इक्विपमेंट 5.52 क्रेडिट। अभी हमने इसका ही डेप्रिसिएशन निकाला है, बाकियों का नहीं निकाला, बाकियों का अलग से निकाल देंगे। और दूसरी एंट्री डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है 5.52, और इनकम क्रेडिट कंट्रीब्यूशन मेडिकल इक्विपमेंट। $5.52। मैंने जितनी एंट्रीज लिखी सारी पोस्ट कर दी। पीपी डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट मेडिकल इक्विपमेंट पीपीई क्रेडिट। मैंने इससे रिलेटेड जो एडिशन भी हुई और जो डेप्रिसिएशन होनी थी वो भी लिख दिया। रीज़न ये 1 जनवरी को आ गया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस वजह से चार्ज की है, ये 1 जनवरी को आ गया, 31 दिसंबर तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन होनी है। हाँ, अगर मिड ऑफ द ईयर आता तो फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ना था 6/12, 9/12 और इस तरीके से, लाइक दैट। एक ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्या चीज़ है बेटा, तो हमने इस एडजस्टमेंट को तो मुकम्मल डील कर दिया, डेप्रिसिएशन को बाद में डील करते हैं। या और क्या रह गया, एक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट रह गई है, एक डेप्रिसिएशन की रह गई है। तो डेप्रिसिएशन अब कर सकते हैं क्योंकि सर बाकी क्या है, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है। तो अब आप डेप्रिसिएशन 2 किस्म के एसेट है, एक अदर फिक्स एसेट है, एक मेडिकल इक्विपमेंट है। ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ओपनिंग WDV है। तो एक डेप्रिसिएशन मेडिकल इक्विपमेंट की आ गई जो एडिशन की है, और एक आपने लिखनी है डेप्रिसिएशन कौन सी, अदर फिक्स एसेट, अदर फिक्स्ड एसेट। अब इनकी अलहदा से वर्किंग बनानी है, अलहदा से बना दो, या यहीं पे वर्किंग करनी है यहां पे कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अलहदा से बना दें सर, लें जनाब। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग मेडिकल इक्विपमेंट, जो एडिशन था उसका तो मैंने डायरेक्टली कर दी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV, और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो WDV ओपनिंग इनटू रेट लगना है। तो ओपनिंग WDV मालूम कर देते हैं, वो कितनी आ रही है, 18,185.4 माइनस 64.2, ये आपकी ओपनिंग WDV आ गई इनटू 15%। एक वर्किंग ये हो जाएगी और एक हो जाएगी अदर फिक्स एसेट्स की, अदर फिक्स एसेट की, उसकी भी इसी तरह से 110,7 माइनस 54.7, 110,7 माइनस 54.7, ये ओपनिंग WDV आ गई इनटू 15%। 110 में से 54 निकाल दें, 110 में से 54.7 मैंने आउट कर दिया, 56 इंटू 0.15, यह आंसर आ गया 8.4 की डेप्रीसिएशन, 8.4, और इसकी बन गई 185.4 माइनस 64.2 इंटू 0.15, 18.18 आ गई इसकी डेप्रीसिएशन। बस अब इसे क्या करें, पोस्ट कर दें। 18.18 डेप्रीसिएशन, 18, ओहो ब्लू से करना था मैंने, ब्लू ब्लू ब्लू, एक और मार्कर है ब्लू, और रेड भी है यहाँ पे, तो मुझे लग जाएंगी। 18.18 ये अदर का है, 18.18 नहीं, इसका 18.18 डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट माइनस 18.18, ये इसकी इतने से की, और अदर फिक्स एसेट 8.4 डेबिट एंड एसेट क्रेडिट माइनस 8.4, डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये भी लिखनी है एंट्रीज, लिख देते हैं।
डेप्रीसिएशन डेबिट, PPE मेडिकल इक्विपमेंट क्रेडिट 18.18। एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री होगी डेप्रीसिएशन डेबिट, PPE अदर क्रेडिट 8.4, ये एंट्री हो गई जी। दो एंट्रीज आपने ये वाली परफॉर्म कर दी। नेक्स्ट कितनी एडजस्टमेंट रह गई? बस 2 एडजस्टमेंट रह गई आपकी। सारे का सारा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। आए जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के ऊपर कहानी है। हॉस्पिटल सप्लाईज 26.1 है, इसके ऊपर कोई कहानी नहीं है। मेडिसिन ही आगे चल रही हैं, तो ये वाली चीज उठाएं, जो सी चीज आसान है उसे पहले डील किया करें। हॉस्पिटल सप्लाईज की 13.8 है क्लोजिंग स्टॉक, 13.8 को उठाएं और एंट्री पास करें। 13.8 की एंट्री क्या होती है जी? स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल या एक्सपेंस क्रेडिट 13.8। सप्लाईज यहां पर क्या कर दें? सप्लाईज एक्सपेंस 13.8 पहली एंट्री सप्लाईज की होगी। स्टॉक डेबिट, अब यहां पर लिखें स्टॉक, क्या करें? यहां पे लिखें स्टॉक। अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख दें या इकट्ठा कर दें। स्टॉक को मैं रेड कलर से लिखने लगा हूं। ओहो, ये तो पढ़ा ही नहीं जाना। कैमरामैन, ये पढ़ा जाएगा जी? क्या नहीं पढ़ा जाएगा जी? दूसरे से लिखें? अच्छा जी, मर्जी है जनाब आपकी। 13.8 स्टॉक डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट माइनस 13.8। सप्लाईज क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस होता है, इसी वजह से ये लेस करते होते हैं। एक आसान चीज डील कर दी हमने, जिसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं करनी पड़नी। ये सादा काम हो गया। मेडिसिन के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी, उसको फिलहाल हमने लिंगर ऑन किया। ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुडंट बी टेक प्लेस। गुड्स आर सोल्ड एट कैफेटेरिया एट ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स। मार्क का मार्जिन कह दिया। अब आ जाएं यहां पर, इसका मतलब है आपका ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% मींस जस्ट आपकी ये वाली चीज। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आपकी सेल्स है, ये फाइनल हो गई, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। उसने कहा है हम यूज करते हैं मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स। ऑन सेल्स का फार्मूला C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। हमारे पास सेल्स मौजूद है, कॉस्ट चाहिए, सीधा सीधा से काम हो गया। मार्जिन 25% ऑन सेल्स, तो सेल मौजूद है हमारे पास 24.4 इंटू 1 माइनस 0.25। 24.4 इंटू 0.25, हाँ 0.75, ये बन गई 18.3। क्या बन गई? ये हमारी कॉस्ट आ गई 18.3। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर आप जीपी जो है ना वो कहीं 25% है, 24.4 का 25%, और इसको बैलेंसिंग निकाल दें 25%। तो जैसे मर्जी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है 18.3 और एक है 6.1। ये 6.1 है, ये 18.3 है। 18.3 आपका पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और बैलेंसिंग आप यहां पर बैलेंसिंग निकालेंगे, स्टॉक को बैलेंस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक यहां से निकलेगा और उसकी एंट्री फिर बनाएंगे, और वो निकल आया 2.8। ये निकल आया। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट
स्टॉक डेबिट प्लस 2.8, दूसरी एंट्री आ गई। यहां पे लिख देते स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स कैफेटेरिया क्रेडिट 2.8। ले ये वाली एंट्री भी आपकी आ गई, ये भी गया, 2 स्टॉक्स हो गए। अब सिर्फ बेचारा रह गया कौन सा, मेडिसिन का। उसकी आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। आपने 2 एडजस्टमेंट्स ठा करके ख़त्म कर दी, आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है। आखिरी एडजस्टमेंट का बारे में कहता है फिजिकल इन्वेंट्री सप्लाईज की कितनी है, मेडिसिन की 26.1 है, जिसमें से 3.1 इन्वेंट्री क्या होगी, एक्सपायर होगी। ओहो शिट, हो जाए। आपका पीरियोडिक सिस्टम हो तो आपको जस्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है, एक उसकी कॉस्ट, एक उसका NRV अगर आप बेचते हो सही प्राइस के ऊपर, नहीं तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास आई हुई है और फिजिकल काउंट करके बताया हुआ है उसने, टोटल कितना है 26.1 है। ठीक हो गया जी। अब इसके 2 हिस्से, 26.1 के 2 हिस्से, एक है एक्सपायर्ड और एक है गुड। एक्सपायर्ड हमारे पास इसने बता दिया है 3.1 की है, तो इसका मतलब है गुड कितनी हुई, 26 में से 3 निकल गए, 3.1, तो ये बन गए 23। कॉस्ट क्या आ गई, 23 आ गई। अब इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 22.7, ये तो एक्सपायर हो गई है, इनकी तो कोई कहानी नहीं है, 22.7। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 22.7 हुआ। तो मेरी लोअर वैल्यू बन जाएगी 22.7 और मैं 22.7 की एंट्री फिर पास करूंगा स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर एक्सपेंस मेडिसिन यूज क्रेडिट, कितना 22.7। और ये लॉस है ना ये वाला, ये खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। पीरियोडिक सिस्टम में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती है, ये एक नॉर्मल लॉस है कि एक्सपायर होनी है, कोई चोरी नहीं कर गया। कोई जनरल एंट्री नहीं होनी। हाँ एबनॉर्मल लॉस की होती तो फिर मैं एंट्री पास करता एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेजेज क्रेडिट। अगर यही चीज़ डैमेज हो गई होती, ख़राब हो गई होती, चोरी हो गई होती, तो फिर मैं इसको लॉसेस में निकाल कर लेकर चला जाता। फिर मैंने क्या करना था, इसे इस जगह से एक्सपेंसेस में से निकालना था, यहाँ कहीं पे लिख देना था। और वो भी हमारे उस सिस्टम में होती है जहाँ पे बिक रही हो चीज़, ये यहाँ से निकलकर यहाँ पे एक्सपेंसेस में आ जानी थी और कुछ भी नहीं होना था। ले जी, एडजस्टमेंट हो गई आपकी 22.7 स्टॉक डेबिट, 22.7 डेबिट और क्रेडिट 22.7। हमने एक काम नहीं किया, वो क्या, CWIP को नहीं छेड़ा यार। CWIP इससे रिलेटेड डेफर्ड लायबिलिटी को नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा? इसलिए कि ये CWIP है, ये अभी अंडर प्रोसेस है, मुकम्मल ही नहीं हुआ। ये बंसवार्ड कंप्लीट होगा तब कहीं पे जाके मैं इसकी क्या करूंगा, इनकम में फेंकूंगा इसको। अच्छा, अगर मुझे मिल जाती मजीद कोई डोनेशन, कोई ऐसी चीज जो बंसवार्ड के सीमेंट वगैरह मिल जाता, तो फिर मैं उसकी एंट्री पास करता, CWIP डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट मजीद बढ़ा लेता। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब जस्ट आपने क्या करना है, टोटलिंग लगानी है।
नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ये 6.1 आ गया, ये एक्सपेंसेस थे 2.1 और 3.6, ये लेस हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट 2.1 3.6। ये लेस करने यहाँ पे लिख दें, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। 2.1 3.6, तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा कैफेटेरिया का 0.4 मिलियन, 0.4 मिलियन, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.4 मिलियन। और फिर आप टोटलिंग कर देंगे 0.4 125 82.6 और 0.4, ये सारा टोटल हो जाएगा 215.72। टोटलिंग कर लीजिएगा, अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो तो मैं माजरत चाहूँगा। एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, वर्क ऑन डायबिटीज डेज 2.6 प्लस 1.2 हो जाएगा। ये सारे के सारे इधर लिखने की बजाय जस्ट क्या करें, टोटल एक्सपेंसेस एडअप करें, एड करें और यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस लिख दें, बजाय इसके कि आप एक एक एक्सपेंस का टोटल करो और यहाँ पर लेकर आओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कितने एक्सपेंसेस थे जिनमें प्लस माइनस होना था, तो आप एक्सपेंसेस का टोटल करें और 204.9 आ जाएगा, आना चाहिए आपका। डेप्रीसिएशन यूटिलिटी डेप्रीसिएशन 8.4, ठीक है, और 18.5। डेप्रीसिएशन एक और चेक करूँ, 23 या 7, बस ठीक है, डन हो गया, यही है। तो ये टोटल एक्सपेंसेस 204.9 और मेरा इनकम नेट सरप्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा 215.72 में से 204.9 निकाले, 10.82 बन जाएगा, 10.82 रफली बन जाएगा। ये 10.82 आपका अनरेस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड अप हो जाएगा, 10.82। और फिर आप क्या करेंगे, टोटलिंग लगाएंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे नॉन करंट एसेट्स को, फिर करंट एसेट का अलग से टोटल आना चाहिए, करंट एसेट का अलग से टोटल आएगा। एक काम और करने वाला है, यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट को एक काम और करना है, इसकी लायबिलिटी का हमें पता है, इसकी करंट लायबिलिटी निकालनी है। यहाँ से एक 5.52 और निकाल लेंगे और यहाँ पर 5.52 लिख देंगे, ये करंट लायबिलिटी आ जाएगी मेडिकल इक्विपमेंट की। डेफर्ड लायबिलिटी मेडिकल इक्विपमेंट, जस्ट नॉन करंट से करंट के अंदर एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसको फेंकना है, एंड नथिंग एल्स। बाकी सारा क्या करेंगे, आप टोटल कर देंगे तो आपकी टोटलिंग बराबर आनी चाहिए है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड कितना हो गया जी, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड जनरल फंड 206.42। इसमें आप अलहदा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सरप्लस लिख दें, अनरेस्ट्रिक्टेड में सरप्लस ऐड कर दें या ऐसे ही कर दें, दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाएगा। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बर्न्सवार्ड 75.1 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। 36.8 में से निकाल देंगे 5.52 और 5.52 दो दफ़ा निकल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये 5.52 आ जाएगा और ये पेएबल्स आपके बन जाएंगे 41.5 और ये जस्ट आपका टोटल ग्रैंड टोटल बन जाएगा आपका बच्चों 354.3 समथिंग, 354.3 या 2 और ये भी टोटल हो जाएगा 354.32 या 3 तक। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर
मैच हो जाएगा, एंड पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए जैसा तक भी हो जाए। मज़ीद इसमें टोटलिंग करने के ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो फिर टाइम जस्ट वेस्ट होगा। यहाँ पे आंसर एक डब्बा बनाएं कि ये मैंने करंट एसेट्स का क्या करना है, टोटल करना है, करंट एसेट का टोटल करना है, ये भी टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ का टोटल का डब्बा बना दें कि मैंने ये भी टोटल, और यहाँ पर नॉन करंट एसेट का टोटल का एक डब्बा बना दें कि मैंने ये भी टोटल करना है। इस तरह से डब्बे बनाएंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसको पता है कि जी टोटलिंग करनी है, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ वो क्या है, इससे रिलेटेड एग्जामिनर कमेंट्स हैं। मैंने कोशिश ये की हुई है बुक के अंदर आपको सारे के सारे एग्जामिनर कमेंट्स भी मिल जाएं, आपको कोई मेरे कमेंट्स भी मिल जाएं। किधर गया जनाब, चौंगटार सीरियस, इससे भी आगे होगा। ये आ गया जी चौंगटार का, ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी बच्चों। फी फॉर पेशेंट, जनरल फंड, अमोर्टाइजेशन, कंट्रीब्यूशन, वाक ऑन डायबिटीज़ डेज, प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया। आप इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करना चाहिए, यहाँ पे कर दें, अलहदा से वर्किंग करना चाहिए, अलहदा से कर दें। फिर अब डेफिनेटली बुक के अंदर तो सोल्यूशन के अंदर ये चीज़ें देनी पड़ती हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आराम से ये वाला लिखा इधर रहने दें, जस्ट एक टोटल बनाएं और टोटल लिख दें। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स ये आपने किया, मेडिकल इक्विपमेंट किया। यहाँ पे बुक के सोल्यूशन में मैंने स्टॉक्स को, कैफेटेरिया का स्टॉक, मेडिसिन का स्टॉक, हॉस्पिटल सप्लाइज का स्टॉक, इन सब को अलग-अलग लिखा है। ज़्यादा बेहतर है अलग-अलग लिख दें। अगर आपने पहले से जस्ट स्टॉक लिख लिया है, प्लेस नहीं है, तो सबको जमा कर दें, उससे भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगी। एक नीचे नोट बना दें कि इसका ये चीज़ें, 3 चीज़ें बन रही हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, टोटल आ गया, कहानी ख़त्म हो गई। एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर जाना था, कुछ मैंने अपने कमेंट्स दिए हुए हैं कि जनाब डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो हमें डेफर करना है, रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। इसी वजह से मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर भी हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया, डेफर्ड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ की। अगर आपका डेप्रिशिएबल, अगर आपकी इन्वेंट्री है और वो नॉर्मल अंदाज में बिकती है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NR भी आएगी। अदरवाइज़ अगर वो मुफ्त में देते हैं तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी। इस क्वेश्चन में अच्छा रिजल्ट था, 65% बच्चों पास हुए थे। डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड वाज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये गलती थी बच्चों की। मेडिकल इक्विपमेंट रिसीव्ड एज डोनेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। मेडिकल इक्विपमेंट, अब ये उस वक्त इनकम ट्रीट होती थी, अब इसको क्या ट्रीट किया जाता है, इसे डेफर्ड लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये अब चेंज आ चुकी हुई है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर जाएंगे तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आंसर हमारा अब ASNPO के मुताबिक है, पुराने ज़माने में ASNPO उस तरीके से नहीं था, तब इनकम लिखी जाती थी। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज वर ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, इसको तो छेड़ना भी नहीं था। कैफेटेरिया रेवेन्यू वर प्रेजेंटेड इन इनकम while cafeteria expenses were presented in expenditure instead of presenting profit from the cafeteria as single line item। तो ये डेफिनेटली एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पर प्रेजेंट होना चाहिए, इसके इनकम और एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर नहीं लिखे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज़ रह गई है, छोटी सी चीज़ और रह गई है
कैफेटेरिया रेवेन्यूज आर प्रेजेंटेड इन इनकम, अच्छा ये तो हो गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज ऑफन लेफ्ट इनकम्प्लीट, तो वो लेफ्ट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इनकम्प्लीट रहने की रीज़न यही है कि बच्चे ये वाला काम फेस के ऊपर नहीं कर रहे होते, क्या करते हैं, ढेर सारी वर्किंग्स टी अकाउंट ओपन करते हैं और चीज़ें टी अकाउंट में फेंकते हैं। उससे होता क्या है, आपकी ये चीज़ यहाँ पर आती नहीं है। अब टी अकाउंट्स के अंदर स्टॉक्स अगर लिख रहे होगे, सारे बना रहे होगे, इसके टी अकाउंट बना रहे होगे, इसके टी अकाउंट बना रहे होगे, तो फिर क्या होगा, चीजें टी अकाउंट से वापस इधर लाना एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब अगर आपकी फेस के ऊपर सारी चीजें आ गई हैं ना, फिर टोटलिंग हुई हुई है या नहीं हुई मानी नहीं रखती है सच। मार्किंग स्कीम क्या है जी, इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं। जनरल डोनेशन पेशेंट से, पेशेंट फी के 2 मार्क्स, प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया के 2 मार्क्स, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज के 2 मार्क्स, सिर्फ यहां के इनके 2 मार्क्स, एक मार्क्स। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के 2 मार्क्स। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये और ये, इसके 2 मार्क्स, एक मार्क्स तकरीबन। नॉन करंट एसेट्स के 2 मार्क्स, नॉन करंट एसेट में भी वही वाला काम करना था, इसके 2 लाइन में 2 मार्क्स। करंट एसेट्स के 2 मार्क्स, जनरल स्पेसिफिक फंड के 1 मार्क्स, लायबिलिटीज का 1 मार्क्स। इस तरीके से आपकी बाइफर्केशन हो जाती है। ये चीज़ जस्ट वैसे ही थोड़ी सी हिंट के तौर पर होती है, इसके अंदर मज़ीद भी डिटेल्स होती हैं, एक मार्क्स, आधा मार्क्स। अजी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने जल्दी के अंदर करंट पोर्शन भी क्या लिख दिया था 5.52, इधर से देखा इधर लिख दिया। हालांकि हमारा मेथड तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जब डेप्रीसिएशन होगी अगले साल तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसकी लेस करके हो रही होगी, तो वो बनती है 36.8 में से 5.2 निकाला तो ये आपकी WDV बन गई। इसके ऊपर 15% लेंगे तो 4.70 आएगा और करंट पोर्शन में फिर क्या जाएगा 4.70 चला जाएगा। बस इतना सा चेंज है जो कि क्या हो गया था, गलत हो गया था। बस दैट्स ऑल द गेम, और कोई चेंज नहीं है सच। हाँ, चेंज तो और कोई नहीं है, बस ये करंट पोर्शन जो है ये इसकी वर्किंग गलत हो गई थी, एज इट इज़ हो गई थी। हाँ, अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर एज इट इज़ 5.52 ये आ जाना था, इक्वली डिवाइड हो जाना था लाइफ के ऊपर। तो फिर जो सी चीज़ पहले साल में निकली अगले साल भी वही वाली है अगर मुकम्मल ईयर हो तो ये चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस था, इस वजह से हमने इसको क्या किया, चेंज किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।